अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान का आखिरी दिन है। इसके साथ ही पहला रिजल्ट भी आ गया है। इस नतीजे में मुकाबला टाई रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को ही 3-3 वोट मिले हैं। तो इस चुनाव पर पूरी दुनिया की ही नजरें हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने कट्टर रुख के लिए जाना जाता है, जबकि कमला हैरिस उदारवादी विचारधारा की नेता मानी जाती है। अमेरिका के चुनाव नतीजे का असर आंतरिक मामलों पर तो दिखेगा ही, इसके साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास जंग समेत दुनिया के कई मसलों में सीधे तौर पर दिखाई देगा। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही अमेरिका को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं और अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। Our campaign has tapped into the ambitions and the aspirations and the dreams of the American people. We are optimistic and we are excited about what we can do together. And we know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States of America. And always, Democrats would always have hundreds of thousands of votes, and then you either catch them or you don't. You never know what's going to happen. But Republicans have never been in the lead, and not like this. It's a big number. So we have to just get at, the ball is in our hand. We're at the 2-yard line, maybe the 1-yard line, but it's in our hand, and we put it over that. It'll be the biggest event maybe in the history of our country. And let me tell you, it will be also something much more important than that. It's going to save our country because our country is in trouble. संवाददाता संजय सूरी अमेरिका से बता रहे हैं चुनाव का हाल। इतने ज्यादा भारी प्रश्न कम ही उठते हैं जो कि आज सामने आया है अमेरिका के। कौन बनेगा यहाँ का राष्ट्रपति, कौन आएगा यहाँ व्हाइट हाउस में अगले 4 साल राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सवाल अमेरिका के लिए तो है ही, सारे विश्व के लिए है, क्योंकि एक न एक तरह सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक कड़ी टक्कर, कठिन टक्कर ये हम देख चुके हैं, लेकिन एक विचित्र टक्कर लगता है कि दोनों कैंडिडेट्स अलग अलग दुनिया से आए हैं। एक और देखिए कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट है, एक भारतीय परिवार से आती हैं वो। उनकी माँ तमिलनाडु से हैं, चेन्नई में रहती थी। उसके बाद दिल्ली लेडी अर्विन कॉलेज आके उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद 19 साल की उम्र पे वो अमेरिका आ गई ब्रेस्ट कैंसर का इलाज में जुटने के लिए और बहुत कामयाब रही। तो उनकी जो है मेहनत, उसका प्रभाव कमला हैरिस पर बहुत गहरा पड़ा है, ये कमला हैरिस अक्सर कह चुकी हैं। और वो एक स्त्रियों की राइट्स जो हैं उसकी चैम्पियन हैं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, ख़ास तौर से एबॉर्शन राइट्स उनको देना चाहती हैं। जिस हक पर एक सीमा पड़ गई है उस पर एक पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि अब सरकार जो है, नेशनल सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाती, स्टेट्स पर, राज्यों पर ये छोड़ा गया है और अलग अलग राज्य भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कानून अपना रहे हैं और रोक लगा रहे हैं कई जगह पे। तो ये एक बहुत भारी प्रश्न है डेमोक्रेट्स के लिए। इसको लेके कमला हैरिस ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ करने का एक प्रॉमिस किया है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि सबसे बड़ी बात ये देखी जाए कि 4 केसेस का सामना कर रहे हैं। एक केस में तो कन्विक्ट हो भी चुके हैं, उसकी सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि जज ने कहा कि ये राष्ट्रपति का फैसला हो जाने तो उसके बाद देखेंगे। बाकी 3 और केसेस उनके सामने हैं। तो ये जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके तौर तरीके जो हैं, जो उनकी बातें होती हैं, जो वो कहते हैं, जो वो प्रॉमिस रखना चाहते हैं, इसको देख के कुछ लोग तो घबराते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो यही चाहिए, यही प्रेसिडेंट चाहिए। ख़ास तौर से जो आदमी हैं, जो गोरे चिट्टे आदमी हैं, जो देश के बीच में रहते हैं, अक्सर राइफ़ल लेके घूमते हैं, पिस्तौलें लेके घूमते हैं और मानते हैं कि ये उनका पूरा हक है, और जो कि है, क्योंकि और कॉन्स्टिट्यूशन की 2nd अमेंडमेंट में ये उनका पूरा हक है। लेकिन ये वो किस्म के लोग हैं, ज़्यादातर आदमी हैं और ज़्यादातर महिलाओं का सपोर्ट जो है कमला हैरिस को आ रहा है। तो ये भी एक अजीब टक्कर, इस तरह की टक्कर कम ही देखने को आई है सामने यहाँ अमेरिका में।
कौन जीतता है, कैसी टक्कर होती है और आगे जीत के कोई क्या कर पाता है क्या नहीं, अब ये आगे का प्रश्न। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि निजी संपत्तियों पर राज्यों का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि निजी संपत्ति कम्युनिटी रिसोर्स नहीं है। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन बनाकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है? क्या राज्यों का किसी की निजी संपत्ति पर अधिकार है और राज्य उसका अधिग्रहण करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 9 जजों की बेंच ने अपना फैसला आज सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि जो राज्य है उनके पास किसी भी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह से भी कम्युनिटी रिसोर्स नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1978 के अपने फैसले को भी पलट दिया है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये फैसला पुराना फैसला है वो एक विशेष आर्थिक और सामाजिक विचारधारा से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों में हमारी अर्थव्यवस्था का फोकस काफी बदला है। 1990 के बाद काफी सारे चेंजेस आए हैं, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो राज्य है उनके पास निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब कोई भी राज्य बिना किसी भी निजी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकता है। असीम, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं। असीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम डिटेल्स लेंगे। तो असीम, यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? साल 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा एक्ट लेकर के आई थी। इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसके ऊपर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और उस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मदरसा एक्ट है उसका जो मकसद था वो शिक्षा के स्तर का मानकीकरण करना था, और ये मदरसा एक्ट किसी भी तरह से मदरसा के रोजाना के कार्यों के अंदर दखल नहीं देता है और ये अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह भी कहा कि जो मदरसे हैं वो कामिल और फाजिल की डिग्री देते हैं वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये यूजीसी के जो नियम है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला करीबन 13,000 से अधिक मदरसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनके लिए एक राहत है। वो पहले की तरह काम करते रहेंगे और लाखों जो छात्र हैं वो इसके अंदर पढ़ाई करते रहेंगे। शुक्रिया असीम इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद शानदार रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक इंडेक्स में करीब 2% की तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 694 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 218 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में मेटल, बैंकिंग, ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही, तो वहीं रियलिटी, एनर्जी, तेल, गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मा, आईटी शेयर्स पर दबाव दिखाई दिया। वहीं बाजार में गिरावट और करेक्शन पर जेएम फाइनेंशियल के एमडी संजय भाटिया से सहयोगी हर्षदा सावंत ने खास बातचीत की है। उनका कहना है कि अभी जो करेक्शन हुआ है वो ठीक है और इससे पैनिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में अब थोड़ा सोच समझकर और अच्छे स्टॉक में निवेश करने की रणनीति पर जोर देना चाहिए। स्क्रीन पर हमने पैनिक देखा। आज ऑफ कोर्स नेशनल लेवल से रिकवरी आई विच इज वेलकम, लेकिन इस समय जब आप लोग अपने क्लाइंट से बात करते हैं, मूड क्या है निवेशकों के बीच में? आई थिंक हमारे जितने भी क्लाइंट हैं बहुत मेच्योर्ड क्लाइंट हैं और काफ़ी विंटेज वाले क्लाइंट हैं। तो आई थिंक हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सिंस वी आर मोर ऑफ अ एडवाइजरी ब्रोकिंग हाउस, दिस गॉट ऑफ रेजिलेंस दैट वी हैव सीन आवर क्लाइंट्स। और इस लेवल पे
क्वांटिटी ऑफ कॉल्स कम हो गई बट क्वालिटी ऑफ कॉल्स बढ़ गई है। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो हमसे एडवाइस ले रहे हैं, आई थिंक वो इस लेवल पे भी डिपस्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक देयर हैज बीन अ लिटिल शिफ्ट। पहले क्या था कि मोमेंटम पे था, अब लोग एडवाइजरी एंड फंडामेंटल कॉल्स की तरफ उनका रुझान होता जा रहा है, विच इज आई थिंक गुड फॉर द मार्केट। आई थिंक लार्ज कैप्स आर बीइंग कॉर्नर्ड, पीपल आर गोइंग फॉर वैल्यू। तो वो हम एक शिफ्ट देख रहे हैं, जो रोज का रोज जो कैसीनो वाला स्टाइल ऑफ बाइंग था वो कम होने के कारण अब क्वालिटी बाइंग में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। तो क्या, क्योंकि 8-9% का करेक्शन पीक से देखने को मिला है अक्रॉस इंडाइसेस, चाहे मिड कैप्स हो या फिर आपका निफ्टी बैंक भी, किसी तरह का पैनिक है क्या इस समय? क्योंकि डर यही है कि इस जेनरेशन ने शायद कभी मंदी देखी नहीं और ये पहली बार इस तरह का डीपर करेक्शन देख रहे हैं। आई थिंक आप जो बोल रही हैं वो नई जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वाजिब है, बट जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं उनके हिसाब से उनको ने ये शॉक्स काफी भारी दिख चुके हैं। आई थिंक इसका क्रेडिट जो 7-8-9% का है विद द अमाउंट ऑफ सेलिंग एफआईज ने करी है, उसका आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू द रेगुलेटर्स एंड टू द एक्सचेंज विद एन एक्सीलेंट मार्जिनिंग सिस्टम एंड द लीवरेज दैट हैज गॉन आउट ऑफ द मार्केट। मेरा 24-25 साल का एक्सपीरियंस इस मार्केट में है, तो मैंने इस तरह की सेल ऑफ में कभी भी देखा है तो बहुत, आपने एक वर्ड यूज किया, लहू लुहान हो जाता है, वो एटलीस्ट इस मार्केट में हमने नहीं देखा है। और इस मार्केट में लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है, उस पैसे को अब वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उस नजरिया के हिसाब से लोग अभी भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ बाइंग है और ये बाइंग रहेगी, क्योंकि मैक्रोस में कुछ चेंज नहीं आया है। थोड़े से रिजल्ट्स टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आए हैं मार्केट में, बट इंडिया के मैक्रो में देरा कोई नेगेटिव नजर नहीं आता है। इट्स मोर ऑफ अ मैक्रोस और वर्ल्ड अक्रॉस के जो इवेंट्स हैं, आई थिंक दैट हैज रियली प्लेड अगेंस्ट द मार्केट। मे बी देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम hedge funds moving to another place or a country where they find more opportunities. So I personally feel that is more of a reason of their amount of selling the FIs have done. देश की लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में करीब 407 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के अभी हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। आपको बता दें, मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2024-25 में खरीफ फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने आज खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अनुमान जारी किया है, जिसमें 1647 लाख टन से ज्यादा रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई गई है। पूरी खबर जानते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, कृषि मंत्रालय ने फसलों पर क्या उत्पादन आंकड़े जारी किए हैं? देखिए, कृषि मंत्रालय हर साल खरीफ फसलों का एस्टीमेट जारी करता है और ये 4 एस्टीमेट जारी होते हैं। पहला एस्टीमेट कृषि मंत्रालय ने जारी कर दिया और इस बार पहली बार सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का सहारा लिया है। 4 राज्यों के अंदर सरकार ने 100% जिलों के अंदर डिजिटल क्रॉप सर्वे किया है। तो उसमें सरकार ने जो पाया कि इस बार खरीफ जो फसलें हैं उनका रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलेगा और करीबन कुल खरीफ फसलों का जो उत्पादन है वो 1647 लाख टन के आसपास रहेगा। चावल का भी इस बार हमें रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलेगा। चावल का उत्पादन करीबन 1200 लाख टन के आसपास रहेगा। मक्का का और जो दालें हैं उनके भी इस बार सरकार को काफी ज्यादा फसलों की बुआई काफी अच्छी दिख रही है, उनका उत्पादन भी काफी अच्छा होने का अनुमान है। तो अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो करीबन ये 7 से 8% ज्यादा। तो लगातार सरकार की जो चिंता थी इन्फ्लेशन को लेकर के, फूड इन्फ्लेशन को लेकर के या चावल के या दालों के इन्फ्लेशन को लेकर के चिंता थी, तो इस जो फर्स्ट एस्टीमेट आए उससे वो चिंता दूर होती हुई नजर आ रही है। तो इस बार हमें एक रिकॉर्ड उत्पादन कृषि के जो खरीफ फसलें हैं उनका देखने को मिलेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में अब खबरें चुनावी दंगल की।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल वोट जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के 99% बागियों ने नामांकन वापस ले लिया है और जो 1% बागी हैं उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। अभी भी काफी बागी उम्मीदवार मैदान में हैं और माना जा रहा है कि बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि काफी कोशिशों के बावजूद भी वो माने नहीं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, 99% बागियों ने नामांकन वापस लिया है, वो पार्टी के साथ आए हैं। 1% जो है इन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। तो अब मैं नहीं मानता कि अब बागियों का कोई प्रभाव बचा है। लेकिन ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि संघ और बीजेपी, खासकर आप लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और सत्ता जिहाद कर रहे हैं। देखिए, जो वोट जिहाद कर रहे हैं वो लोग इस प्रकार का आरोप लगाए, ये हास्यास्पद है। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबको साथ में लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में डर पैदा करके वोट जिहाद करने वाले और इस देश की एकता को खतरे में लाने वाले ये कांग्रेस और उनके साथ वाली पार्टियां, अब लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में क्या चल रहा है? क्या महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों ने बगावत को कर लिया है कंट्रोल? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। झारखंड के कोडरमा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था और आलमगीर ने झारखंड को लूटा। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डी। चलिए अब जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है। कल के मुकाबले आज ये स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई दी है। कल 4 बजे शाम को 24 घंटे का औसत AQI 381 था, जो आज 11 बजे 385 का आंकड़ा पार कर चुका है। दिल्ली के 38 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन में 13 सीवियर की श्रेणी में है, मतलब यहाँ AQI 401 से ज्यादा है। गुरुग्राम और नोएडा में भी एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में आज के हालात पर जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, फिलहाल क्या स्थिति है प्रदूषण के स्तर की और दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है इससे निपटने के लिए? जी, आज लगातार 7वां वो दिन है जब दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में पाई गई और सुबह की अगर AQI की बात करें 384 औसत AQI था। और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि दिल्ली में 13 ऐसे इलाके हैं जहां जो AQI है वो 400 के स्तर को पार कर चुका है, यानी कि जो गंभीर श्रेणी है उसमें पहुंच चुका है। इसमें आनंद विहार, जहांगीरपुरी, बवाना, नरेला, इस तरह के कई सारे इलाके हैं। और हर दिन हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि हवा में ठंडक अभी बनी हुई है, तो इसलिए आने वाले दिनों में भी पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा निजात नहीं मिलने वाली है। जब तक कि तेज़ हवा नहीं चलती है तब तक पॉल्यूशन बना रहेगा। बहरहाल कई सारे स्कूलों में जो है मॉर्निंग असेंबली को फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कई सारे स्कूल अभी जो है चल रहे हैं, लेकिन उस पर विचार हो रहा है कि क्या स्कूलों को बंद किया जाए। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। हर बार ये होता है, प्रदूषण आता है, अलग अलग मीटिंग्स होती है। आज भी एक बैठक हुई, जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने तमाम ऑफिशियल्स को निर्देश दिए। इसके अलावा कल से एक विशेष अभियान चलाया जाने वाला है दिल्ली में, जो कि कूड़ा जलाने के खिलाफ एक खास तौर पे अभियान होगा। अलग अलग जगहों पे जो ऑफिशियल्स हैं वो जाएंगे। और आज ही जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट विभाग है उसने जो ओवर एज व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, तो इन्फोर्समेंट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि हवा की स्थिति लगातार हर दिन खराब होती जा रही है। तो प्रदूषण का आपकी सेहत पर असर और प्रदूषण से कैसे करें खुद का बचाव, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ हो गई है। आज के दिन छठ व्रती आधे दिन के बाद पवित्र जल से स्नान कर सात्विक भोजन बनाते हैं और अपने परिवार मित्रों के साथ बांटकर खाते हैं। भोजन से पहले दोपहर के सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। कल शाम खरना व्रत होगा, जिसमें व्रती दिन भर उपवास के बाद खीर का प्रसाद बनाते हैं और वही ग्रहण करते हैं। इसके अगले दिन सूर्यास्त से पहले बहते जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य में मौसमी फल, सब्जियां, मेवे और पकवान सूर्य देव को अर्पित किए जाएंगे। इसकी अगली सुबह को उगते सूर्य को एक बार फिर से अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ छठ पर्व संपन्न होगा। तो छठ के मौके पर रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ट्रेनों के अलावा ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जा रही है। ट्रेन ऑन डिमांड के लिए जनरल टिकट मौके पर ही यात्री को मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। क्राउड मैनेजमेंट और यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बार किस तरह के इंतजाम है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और बाहर पर आप खास तौर पर देख सकते हैं जो लोग छठ के मौके पर अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और ये इंतजाम इसी मकसद से किए गए हैं कि छठ के मौके पर जो हर साल रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ दिखाई देती है, अव्यवस्था दिखाई देती है, तो इस बार वैसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए रेलवे की तरफ से ये खास इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर यहाँ पर बढ़िया इंतजाम देखने को मिल रहा है। अलग से प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया है और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि स्पेशल ट्रेनें पहले ही रेलवे की तरफ से अनाउंस की जा चुकी है, लेकिन ट्रेन ऑन डिमांड भी यहाँ पर चलाई जा रही है कि रोजाना जिस तरह की डिमांड आती है बिहार बाउंड ट्रेनों को लेकर, उसी के हिसाब से रेलवे की तरफ से ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जाती है। और यहाँ पर अब मेरे साथ है CPRO नॉर्दर्न रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। सर, आप यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। खास तौर पर जानना चाहेंगे कि स्पेशल ट्रेनें पहले ही अनाउंस की जा चुकी है मंत्रालय की तरफ से, ट्रेन ऑन डिमांड और स्पेशल ट्रेन को लेकर क्या कुछ स्टेटस है? देखिए, ट्रेन ऑन डिमांड जनरल स्पेशल ट्रेन हैं, जनसाधारण स्पेशल ट्रेन हैं, जिनमें सारे जनरल क्लास के कोचेज लगे होते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं क्योंकि छठ के लिए पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो जनरल क्लास में ट्रेवल करते हैं। कल हमने 4 ऑन डिमांड ट्रेन चलाई थी। आज अभी 1 ऑन डिमांड ट्रेन चल चुकी है, 1 चलने की तैयारी में है, 2 बजे के आसपास निकलेगी। ये हम तब चलाते हैं जब हमारी स्पेशल ट्रेन और रेगुलर ट्रेन जाने के बाद भी भीड़ दिखती है, लोग दिखते हैं, तो टिकटिंग से UTS के थ्रू जो टिकटिंग हुई है उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि किस तरफ की टिकटिंग ज्यादा हुई है, तो उसी डायरेक्शन की, उसी पर्टिकुलर एरिया की या स्टेशन पर इन पर्टिकुलर की हम इस ट्रेन ऑन डिमांड चलाते हैं। सर, खास तौर पर इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक काफी चैलेंज रहता है कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर आते हैं, उन्हें मैनेज किया जाए। तो क्या कुछ एडिशनल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर? देखिए, ये जो आपको अच्छा अरेंजमेंट दिख रहा है, जिसकी हमारे सम्मानित यात्री प्रशंसा भी कर रहे हैं, इसके लिए 2-3 महीने पहले से ही हम लोगों ने, बल्कि अप्रैल मई से ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो हमने इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई हैं उनके लिए पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कोचेस का अरेंजमेंट करना होता है। तो वो प्लानिंग हमारी अप्रैल से ही प्रारंभ हो गई थी। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो इस बार जो CCTV कवरेज है हमारा, क्योंकि मेन सर्विलांस जो कवरेज होता है, तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि FNO गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप्स गुरुकुल। दिवाली के इस खास मौके पर हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। इस वेबिनार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझेंगे, साथ ही स्टार्टअप्स की चुनौतियों और उससे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। नए एंटरप्रेन्योर को ये जानने समझने का मौका मिलेगा कि नया आइडिया कैसे डेवलप किया जाए और उसे कैसे पेश किया जाए। सबसे बड़ी बात, फंड कैसे जुटाए, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे इंप्रेस करें, इन सब के गुण सिखाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्री दिग्गज
कि आपके साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे ताकि आप उनके सक्सेस और फेलियर से कुछ सबक ले सकें। एक दिन का ये वेबिनार है, नए स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।